तो आज हमने स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में है क्या, पहले मैं तुम्हें रफली आइडिया बता देता हूँ कि हमारा प्रोसीजर इसे करने का क्या रहेगा। इंटीग्रेशन, ठीक है, तुम्हारी, ठीक है, क्लास 12 का सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। क्लास 12 का सबसे बड़ा टॉपिक क्यों है, क्योंकि इसमें 11 एक्सरसाइज है प्लस एक मिसलेनियस है। तो कितनी एक्सरसाइज होगी, 12। तो अगर नए सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो एक एक्सरसाइज रिड्यूस होगी इसमें, ठीक है, एक एक्सरसाइज कम होगी, लिमिट ऑफ सम, ठीक। तो लिमिट ऑफ सम रिड्यूस होगी तो मतलब कितनी एक्सरसाइज बची अब 10, मिसलेनियस 1, तो 11 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर और एग्जांपल वगैरह भी है। तो हमें, ठीक है, इसे टोटल डेज कितने लेने हैं, हमें इसे करना है 20 डेज में। कितने डेज में करना है, 20 डेज में। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था इसमें कि इसमें हमें रफली अराउंड 20 डेज में खत्म करना है, ठीक है। तो जो भी मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें वो घर में करना है, यहाँ सिर्फ क्या पूछना है, डाउट, ठीक। तो हमारा, ठीक है, 11 एक्सरसाइज है। अब होता क्या है कि जब तुम एनसीईआरटी में पूरा एक ही चैप्टर इंटीग्रेशन, लेकिन जब तुम एक्स्ट्रा बुक वगैरह पकड़ोगे या, ठीक है, दूसरे बोर्ड्स में क्या रहता है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा रहता है, ठीक है। एक तो इनडेफिनिट, ठीक है, और एक रहता है क्या, ठीक है, डेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7.7 तक, 7.1 से 7.7 तक क्या है, इनडेफिनिट, और 7.8 से 7.11 तक क्या है, डेफिनिट। 7.8 जिसमें से हट गई है इस बारी, तो मतलब इसकी इनडेफिनिट की कितनी एक्सरसाइज है 9, 10, 11, 3 एक्सरसाइज, और डेफिनिट की कितनी है 7, ठीक है। तो हमारा पूरा टॉपिक है, तो हमें 20 दिन में कवर करना है। तो इस बार तुम्हें घर से ज्यादा करने पड़ेंगे क्वेश्चन, यहाँ से डाउट पूछोगे, ठीक है भाई। अब मैं तुम्हें, ठीक है, साधारण भाषा में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम पे सिर्फ कितने दिन बच रहे हैं, 90 दिन मान के चलो, 31 दिसंबर का हम पे टाइम है। उससे पहले हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम होंगे, ठीक है। तो 15 फरवरी से एग्जाम होंगे, तो लगभग 45 दिन तुम्हें किसके लिए चाहिए, रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुम इसे रिवाइज नहीं करोगे ना तो सब बेकार है, क्योंकि इतना जो तुमने अप्रैल में पढ़ा होगा या मई में पढ़ा होगा तुम्हें, ठीक है, अगले साल, ठीक है, मार्च तक याद नहीं रहेगा। तो रिवाइज करना जरूरी है। तो मतलब हमें तो 31 दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना है। तो 31 दिसंबर तक कैसे होगा, 90 दिन है। तो 90 दिन में से सबसे ज्यादा दिन लगेंगे किसमें, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में मैंने मान के चले कितने दिन माने, 20 दिन, ठीक है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जैसे ट्रिग्नोमेट्री था ना, उसके बाद क्या था 10वीं में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे यहाँ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाद क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो जहां प्रैक्टिकली यूज आता है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 7th टॉपिक है, 8th टॉपिक। 8th टॉपिक में लाएंगे हमारे मेनली, ठीक है, 8 दिन। कितने दिन, 8 दिन, ठीक है। फिर 9th टॉपिक है, यह है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें लगेंगे लगभग, ठीक है, कितने दिन, 10 दिन, ठीक है। फिर हमारा वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स में हमें लगेंगे लगभग, ठीक है, 7 या 8 डेज। फिर हमारा 3D है, इसमें हमें थोड़ा ज्यादा दिन लगेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, 12 दिन, ठीक है। फिर हमारा बचा एलपी आपका, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसे लगेंगे हमें 1 हफ्ता, ठीक। फिर क्या बचा, प्रोबेबिलिटी हमारा 13, तो प्रोबेबिलिटी में लगेंगे आपके लगभग 10 दिन, सही है। फिर हमारा आखिरी टॉपिक कौन सा बचा, चैप्टर नंबर 1, सही बात है ना, हमारा भी हुआ नहीं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में लगेंगे आपके 1 दिन, तो सॉरी 1 वीक। तो 20, 8, 28, 38, 46, 58, ठीक है, 65, 75, 82, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से दिन है, लेकिन हम हमेशा ज्यादा दिन लेते हैं, तो मतलब 90 दिन हो ही जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। लेकिन हमें इससे पहले करना है, चाहे हमें आखिरी के दिनों में 2-2 घंटा पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें 31 दिसंबर से पहले किसी भी हालत में करना है, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। तो मैंने तुम्हें बता दिया अब अगले 3 महीने का हिसाब किताब। अब बात करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है, किसकी, इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन में है क्या, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि भाई मैं ब्रीफली में समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन हमें क्यों पढ़ना है और इसका इस्तेमाल कहाँ आता है, ठीक है। अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें मेनली, वैसे इस्तेमाल तो बहुत फिजिक्स वगैरह में भी आता है इसका इस्तेमाल, ठीक है, लेकिन जो मैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल मेनली 2 जगह आता है, ठीक है। एक तो एक इस्तेमाल आता है इसका कि जैसे मान के चलो कि तुमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड या कुछ भी पढ़ा था, तो जैसे इंस्टेंटेनियस कुछ भी मैंने मान लिया कि यह स्पीड है, ठीक है, कितनी 5 मीटर पर सेकंड या कुछ भी, ठीक है। तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये क्या है, एक सर्टेन स्पीड, सर्टेन टाइम पे ये स्पीड है,
ठीक है, और वो भी क्या नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती, रफली। ठीक है, तो हम इंस्टेंटेनियस टाइम से या इंस्टेंटेनियस स्पीड से हम क्या एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। कैसे? डी बाई डी टी को हम गायब करके क्या निकाल सकते हैं? एग्जैक्ट एस निकाल सकते हैं। और डी बाई डी टी को जो गायब करेगा वही चीज क्या कहलाती है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को दूसरी भाषा में कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। डी बाई डी टी का मतलब तो डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका जो उल्टा होता है उसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, दूसरा जो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, जिसका तुम बिल्कुल सामने इस्तेमाल करोगे, वो है, पहला इस्तेमाल तो तुम्हें बता दिया, दूसरा इस्तेमाल क्या है? ठीक है, कि अगर कोई भी दो कर्व है, ठीक है, कर्व का मतलब ये लो, एक ये कर्व है, अब इस कर्व की कुछ ना कुछ इक्वेशन तुम्हें दी रहेगी, ठीक है, और ये लो मैंने कहा ये दूसरा कर्व है, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई जो ये दो कर्व है इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इनका एरिया हम ऐसा नहीं निकाल सकते कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस, ये है ही नहीं कुछ फिगर। ठीक है, तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं यूजिंग इंटीग्रेशन। तो मेनली इस साल तुम यही चीज सीखोगे ज्यादा कि तुम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम दो कर्व्स के बीच का क्या निकालना चाह रहे हो? एरिया। ठीक है, दो कर्व्स या तो कुछ भी फिगर्स हो सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि भाई ये कोई, ठीक है, ये कोई फिगर है, दिख रहे, ये कोई फिगर है, तो ये जो बीच का एरिया है ये निकालो। तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, लेकिन उसकी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब तुम्हें इसके लिए क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो मेनली एप्लीकेशन तुम इस साल ये चीज सीखोगे। ठीक है, बाकी जो ये पहली वाली चीज बताई ये कहाँ काम आती है ज्यादा? फिजिक्स वगैरह में। अरे सही है, ठीक, तो इसीलिए हमें इंटीग्रेशन पढ़नी है, और आगे जाके तो बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे या कुछ किसी में भी जाओगे, अगर आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो फर्स्ट ईयर में आपका, ठीक है, जो इंटीग्रेशन है बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, ठीक, चाहे आप बीटेक करो चाहे वो ग्रेजुएशन करो। अब इंटीग्रेशन में है क्या? मैंने इंटीग्रेशन का एक और नाम बता दिया, क्या? एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन होता था, एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब एंटी डेरिवेटिव है तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए हमें सर्टेन क्या पता होनी चाहिए? फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? फॉर्मूले। लेकिन मैंने तुम्हें अभी बताया, ठीक है, या अभी बता रहा हूं कि तुम्हें पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर लर्न है तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले तुम्हें लर्न हो जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, कैसे वो देखो। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या क्या रहता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, और ये रहता है बेसिक फॉर्मूला। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ? ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे ये भी लिख देना कि वियर क्या, ठीक है, x कभी भी क्या नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन तुम बुक में देख लेना। ठीक है, अब ऐसी सेम अब यहाँ इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन होता है ये, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? x की पावर n। अब इंटीग्रेशन में किसी ना किसी रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, चाहे dx के रिस्पेक्ट में हो चाहे dy के रिस्पेक्ट में हो, लेकिन 12th में ज्यादातर किसके रिस्पेक्ट में होगा? ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। ठीक, वैसा होने के लिए y के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, अगर जैसे ऐसे कभी आ गया ना कि इंटीग्रेशन करो x dy का, ठीक है, तो ये किसके टर्म में इंटीग्रेट करना है? हमने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? dy। तो जब dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, तो x क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। हमें सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? dy का। ये ध्यान रखना, समझ रहे? ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा चीज बता दी, क्या पता तुम्हें अभी ये थोड़ी सी, ठीक है, दिमाग के ऊपर से निकल जाए, लेकिन आगे समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ प्लस c आता है। क्या आता है? c क्या होता है वो भी मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, या इसे दूसरी भाषा में आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो अभी तुम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो, जो मैंने दूसरा वर्ड का आर्बिट्री कांस्टेंट, ये तुम चैप्टर 9 में डिटेल में पढ़ लोगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। अभी तुम इसे क्या पढ़ो? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये होता क्या है उधर देखो। ठीक है, तो मैं तुम्हें साधारण भाषा में समझाना चाह रहा हूं कि ये सी होता क्या है। ठीक, अब अभी तो फॉर्मूले पे डिटेल में बात करेंगे। अगर कोई फंक्शन है तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या बताओ? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लिया बताओ? x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा तो यही तो हो जाएगा, बताओ। अरे हो जाएगा, ठीक है। अब खुद बताओ, ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं इसे दोबारा से इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेट का मतलब क्या बताओ? एंटी डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो दोबारा से ये चीज क्रिएट होनी चाहिए ना, अरे होनी चाहिए। तो इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करा, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करा तो यहां से डी बाई डी एक्स गायब हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? एक्स एफ एक्स। अब इंटीग्रेशन इसका कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। अभी तुम्हें 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ? तो x की पावर कितनी बताओ? 1। तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन। तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2।
ठीक है, अभी तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा, अभी मैं तुम्हें सिर्फ बता देता हूं। फिर यहां अगर कांस्टेंट होता है, अब मैंने बताया था कि भाई इंटीग्रेशन अगर होगा, जैसे 2x + 3 का इंटीग्रेशन होगा तो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में तो होगा ही, तो ये रिस्पेक्ट हमेशा क्या होगी, dx इन जनरली। तो जब ये dx अंदर जाएगा तो ऐसे जाता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन भी साथ में जाता है, समझे, इंटीग्रेशन और dx एक साथ जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है। तो x dx का इंटीग्रेशन हो गया ये, और 3dx, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x कितना होता है, x, ये भी मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा। ठीक, अब यहां पे तुमने देखा कि भाई 2 से तो 2 कट गया, तो x² + 3x तो आ गया, लेकिन क्या नहीं आया, 5। तो इस 5 की कमी पूरी करने के लिए मैं c लिखूंगा, ठीक है। अब 5 तो अभी लिखने के लिए तो मैं यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ऊपर का आंसर पता है, लेकिन तुम्हें अपने क्वेश्चनों में नहीं पता होगा ना ये चीज, तो तुम उसकी जगह क्या लिखोगे, c, मतलब कांस्टेंट की कमी को पूरी करने के लिए क्या लिखोगे, c। और ये c सिर्फ किस में यूज आएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, किसमें, इंडेफिनेट में, डेफिनेट में नहीं आएगा। समझ में आ गया c क्यों आता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता है, यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा जब मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखाऊंगा, ठीक है। तो c का तुम्हें आइडिया आ गया ना कि क्यों आता है, ठीक। और जरूरी नहीं है c ही आएगा हमेशा, ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो r, लेकिन ज्यादातर एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है, c या c1 या c2 लिखा रहता है, ठीक है। तुम लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। अब इधर आ जाओ, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन इतना होता था, अब मुझे कौन बताएगा x की पावर 100 का, ठीक है, डिफरेंशिएशन कितना होता है, बताओ, 100x 99, ये तुम्हें समझा दिया था। अब खुद ही बताओ, अगर x की पावर 100 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो किसी न किसी रिस्पेक्ट में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बताओ तुम इसमें, अब तुम्हें अपने माइंड को ऐसा एडजस्ट कर लो कि जो भी चीज डिफरेंशिएशन में कहां जाती थी, मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में गई ना ये चीज, अरे पावर मल्टीप्लाई में गई, तो इंटीग्रेशन में अपॉन में जाती है, बस ये ध्यान रख लो, क्या अपॉन में जाती है। जैसे x की पावर 100 का कितना हो जाएगा, 101, और 101 नीचे भी आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से 100 + 1 अपॉन 100 + 1, सही है, अरे सही है। इसमें बच्चे गड़बड़ी पता क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिक्स कर देंगे वो, और वो जानबूझ के नहीं करेंगे वो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। कहां पे, यहाँ नहीं, ठीक है, x की पावर 100 का, x की पावर 100 का 100 + 1 100 + 1, ठीक है, n + 1 अपॉन, डिफरेंशिएशन में माइनस होता है, यहाँ ऐड होता है, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है, आंसर करना। x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, शिवम जल्दी जल्दी बिना लिखे, ठीक है, नहीं, ठीक है, x की पावर, ठीक है, 7/2, और जो 7/2 यहां जाएगा ना, ये 2 ऑलवेज यहां लिख दो दिमाग में, सही है ना, तो ये ऐसे ध्यान रख लोगे, ठीक है। और ठीक है, तो तुम्हें ये दिमाग में करना है, इसे इसके लिए तुम बेफालतू में क्या नहीं करना, ठीक है, लिखना नहीं है, इतना टाइम नहीं है। फिर बताओ x की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन, उज्जवल जल्दी जल्दी, बताओ उज्जवल, बता, 2/3, और 2/3 ऐसा हो जाएगा, सही है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम इसे दिमाग में करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि लिखने में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, सही है। और भी ऐसे बहुत सारे, वो मैंने तुम्हें देख लो, आज मैं तुम्हें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने, ठीक है, एक शीट अपलोड कर रखी है, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन है, वो तुम्हें सारे करने हैं, ठीक है भाई, सही है, ये ध्यान रखना, मैंने होमवर्क दे दिया तुम्हें, और उस पर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे जाओगे तुम, फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे। अरे अब समझ में आ गए, अब कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे फॉर्मूले पे, अब दूसरे फॉर्मूले कौन, ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले पे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री कितने फंक्शन होते हैं बताओ, 6 होते हैं, तो बताओ सबसे पहले, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन थी हम cos x, ठीक है। अब तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन के लाना है तो बिल्कुल अपोजिट होता है, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो जाएगा, ठीक है, sin x, समझ रहा, बस यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन से d/dx कर दिया, तो बस इसका जस्ट अपोजिट होते हैं, समझे, ऐसी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला d/dx ऑफ cos x, तो d/dx ऑफ cos x कितना हो जाएगा, -sin x, अरे हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस तो इधर चलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है माइनस का cos x, अरे प्लस c तो आज चलता रहेगा, ठीक। फिर मैं तुम्हें लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो बस तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है, याद नहीं करना है, याद उसे करना है कि जैसे डिफरेंशिएशन आती है तो उसे तो फिर सीधा याद करना है, रटने, जिससे डिफरेंशिएशन आती है तो बस, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करी डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ, कुछ नए फॉर्मूले लर्न करने जो कि हमने पढ़े नहीं थे। फिर और बताओ साइन कॉस फिर क्या होता है, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, सही बात है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, समझे। और यहाँ dx आएगा, sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अरे समझे। फिर और बताओ, ठीक है। और sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, sec x tan x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x कितना हो जाएगा, sec x प्लस सी, सही है। तो ये फिर एक और बचा क्या, cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ठीक है, माइनस का cosec x और cot x। तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का cosec x प्लस सी, अरे समझे। फिर 1 2 3 4 5, कौन सा छोटा, cot, तो d बाई डी एक्स ऑफ cot x, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ cot x कितना होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, और तो फिर cosec स्क्वायर x का, ठीक है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का, अरे समझे। लेकिन अभी इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन किस किस के नहीं दिख रहे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के। एक तो साइन कॉस का तो दिख गया तुम्हें, तो tan का दिखा नहीं दिखा, tan x का इंटीग्रेशन कहाँ है, और किसका नहीं है, cot x का इंटीग्रेशन नहीं है, cosec x का इंटीग्रेशन नहीं है, और किसका इंटीग्रेशन नहीं है, sec x का। तो ये जो चार मैंने बोले, tan x, cot x, cosec x, sec x, ये चार स्पेशल इंटीग्रेशन होते हैं, ये हम 7.2 में समझेंगे, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज के लिए इतना नहीं, लेकिन उन चारों को हमने कहाँ पढ़ना है, 7.2 में, ठीक है। उन्हें अभी नहीं पढ़ेंगे, तो ये होगी तुम्हारी है, ठीक है। ऐसे तुम आराम से बाद में नोट कर लेना, क्योंकि अभी आगे भी फॉर्मूले हैं, ठीक, इतना ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, कुछ और भी फॉर्मूले, ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद, ठीक है, हमारे और फॉर्मूले कौन कौन से बताओ, और आ जाते हैं हमारे, ठीक है, इनवर्स वाले। तो इनवर्स वाले में मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद ही देख लेना। पेज नंबर एनसीईआरटी का 290 है 291, इसमें सारे फॉर्मूले दे रखे, तुम वहां से देख लेना, ठीक है। मैं इनवर्स का मैं एक ही बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, और ये प्रूफ भी होता है, क्या होता है ये प्रूफ, कहाँ से, यूजिंग, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये प्रूफ हो सकते हैं, ये आगे जाके हम समझ लेंगे, ठीक है। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है गौरव, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 1/√, ठीक है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ये होता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये देखना जरा, माइनस का इधर उधर तो नहीं कर रखा इन्होंने, ठीक है, सही है ना, साइन इनवर्स एक्स का है, ठीक है, समझे, इतना ठीक है। ऐसी tan का भी होगा, ऐसे ही बाकी तुम देख लेना, बाकी चार और भी हैं tan, लेकिन तुम्हें साइन कॉस और tan इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन चारों को तो लर्न होने चाहिए। बाकी सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज आते हैं, ठीक है, लेकिन लर्न कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ और फॉर्मूले बच रखे हैं, ये तो हो गए इनवर्स वाले, क्या हो गए इनवर्स वाले। अब कौन कौन से बच रहे हैं देखो, अब कुछ, ठीक है, बेसिक हुए हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता था भाई, e की पावर x, तो यहाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, e की पावर x प्लस c, सही है। फिर, ठीक है, इसमें ठीक है, log d बाई डी एक्स ऑफ log हमेशा मॉडुलस में आता है, तो log मॉडुलस x कितना होता है 1/x, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होगा log x, समझे। लेकिन इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, क्या देखो, अगर मैं बोलूंगा 1/x² का डिफरेंशिएशन, तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ। तो इसे x की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके ऐसे, अरे हो जाएगा। अब -2 + 1 अपॉन -2 + 1, समझ रहे, अरे -2 + 1 अपॉन नीचे -2 + 1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, और x की पावर -1 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/x, और माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी वजह से -2 + 1 -1, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन -1/x है, अरे समझ रहे, ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, सही है नहीं, ठीक है भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन अगर अभी 1/x आ जाए, तो 1/x में ना तुम याला दिमाग मत लगा ना कि भाई x की पावर ऊपर चल जाएगी,
ठीक है, 1/x में तुम ये वाला दिमाग नहीं लाओगे, क्यों? क्योंकि अगर तुम ये दिमाग लाओगे ना तो -1 +1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, और x की पावर 0, ठीक है, नीचे 0, ठीक है। अब x हमें नहीं पता ना क्या है, ठीक है, तो फिर ये वैसे भी आना नॉट डिफाइंड ही है, तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं होती। इसलिए 1/x का हमेशा इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और x की पावर 1 के अलावा यहाँ पे कुछ और हो तब ये वाला दिमाग लाना है, ठीक है, ऊपर वाला, सही है, ये ध्यान रखना, इससे बच्चे गड़बड़ करते हैं। फिर और क्या बचा, ठीक है, एक बचा d/dx ऑफ a की पावर x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ax log a, ऐसे ही यहाँ क्या होता है, a की पावर x का कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन कितना होता है, a की पावर x, और जो कांस्टेंट रहता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, सही है। तो इसमें मतलब जो भी ज्यादातर जो तुम मल्टीप्लाई में आता था कांस्टेंट, वो यहाँ कहाँ जाता है, इंटीग्रेशन में, डिवाइड में आता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, d/dx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट समझ में आता है ना, d/dx ऑफ कांस्टेंट कितना होता था शिवम, 0, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कांस्टेंट का, कांस्टेंट मान के चलो कुछ भी है, कांस्टेंट क्या नाम दे दूं बताओ, कांस्टेंट का नाम दे दूं क्या, c नाम दे दूं, ठीक है, कि कुछ और नाम दे दूं, a नाम दे दे, तो a कांस्टेंट है, तो a dx, तो जब कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में तो होगा ही, और मैंने तुम्हें कहा कि 99.9% केसेस में क्या होता है, x ही होगा, ठीक है। वैसे तो ध्यान रखना, कल मैं, ठीक है, वो नहीं बता रहा था कि जो ये विद रिस्पेक्ट टू होता है ना, कि किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये अभी 12वीं तक होता है कि हम सिर्फ x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आगे जाके हम y की रिस्पेक्ट में भी करते हैं, और आगे जाके हम सेम एक ही क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू x भी करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू y भी करते हैं, उससे कहते हैं डबल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, डबल इंटीग्रेशन। एक ही क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू x भी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y भी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू z भी करेंगे, उसे कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। लेकिन 12वीं में ऐसा कुछ नहीं है, ये आगे की बात बता रहा हूँ, फिर ये मत बोलना कि हमें तो पता नहीं था, ठीक है, क्या हमें तो सिंपल ऐसे बताया कि हमेशा x की टर्म में होगा, आगे जाके बहुत अलग अलग चीजें, ठीक। तो अभी 12वीं के हिसाब से सिर्फ देख लो, तो a dx, तो a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x कितना होता है, x, या सिंपल अगर कभी dx है तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, समझे, ये क्लियर है, ठीक। अब लेकिन इसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, मैं कंफ्यूजन बता देता हूँ, ठीक है, और तुम्हारा कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई आपने तो ये लिखा दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x प्लस c होता है, तो आप बताओ कि जब आपने ये लिखा x dx, ठीक है, ये लिखा, तो आपने x का तो इंटीग्रेशन कर दिया x²/2, तो dx का इंटीग्रेशन क्यों नहीं करा। तो ये क्वेश्चन आता है कई बच्चों का, लेकिन जब वेरिएबल पार्ट इसके साथ हो, क्या हो, वेरिएबल पार्ट, तब सिर्फ वेरिएबल पार्ट का होता है, लेकिन जब सिर्फ कांस्टेंट हो इसके साथ तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फिर dx का होता है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, तो ये तो वेरिएबल पार्ट है ना, तो इस अब वेरिएबल का होगा तो x का x²/2 होगा, dx का नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल पार्ट था ही नहीं ना, यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया, dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x प्लस c, समझे। तो ये डाउट रहता है बच्चों का। कुछ बचा अभी फॉर्मूला, ठीक है, हो गए। अब सिर्फ ये नहीं है, सुन लो, जितने मैंने फॉर्मूले बताए ना, ठीक है, तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन कर लेना तो शायद से इंटीग्रेशन के भी लर्न हो जाएंगे, ठीक। तो सिर्फ इतने ही फॉर्मूले नहीं है अभी, ठीक है, ये तो बेसिक के हैं। बाकी अब जब तुम्हारे आगे अलग अलग एक्सरसाइज आती रहेंगी तो वहां अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन वो सारे 12वीं कंसेप्ट है। ये तुम्हारे क्या है, ये डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन के लर्न तो तुम्हें इंटीग्रेशन के भी लर्न हो जाएंगे। अब इस पे बेसिस हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, तो निकालो एक्सरसाइज 7.1। तो अब हम देखेंगे, ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज। तो 7.1 एक्सरसाइज में है क्या, 7.1 बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका कोई क्वेश्चन इतना ज्यादा कुछ है नहीं डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर आप पे क्वेश्चन आएंगे तो किस पे आएंगे, 1 मार्क्स में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने मार्क्स में आ सकते हैं, 1 मार्क्स में। अब क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगी भाई, ठीक है। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 का मतलब कितनी परसेंटेज तुम्हारी पेपर की, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब वैसे रिटर्न तो 80 मार्क्स का होता है, तो 80 मार्क्स का रिटर्न का पेपर और 20 मार्क्स से तुम्हारे 1 मार्क्स, तो टोटल परसेंटेज कितनी होगी इसकी, 1/4 का मतलब 25% पेपर आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो आप इसे लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। तो जरा ध्यान से रखना, छोटी छोटी चीजें आप ज्यादा पूछने लग गए, ठीक है। जब पहले की बात करें तो हमारे टाइम पे हम 1 मार्क्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। 1 मार्क्स के हमारे टाइम 10 क्वेश्चन आते थे, और जो हमारे बाद वाले थे फिर 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए थे, 1 मार्क्स के हो गए थे 6 क्वेश्चन, ठीक है, एक बारी, ठीक है। और फिर बाद में जाके रिवाइज हो गया, 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने लगे थे, ठीक है, 4 या 5, ठीक है। फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है। तो लेकिन अब 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20। अब छोटी छोटी चीजें तुम्हें ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक। और जब मैं हमेशा जनवरी में क्या लेता हूँ, ठीक है, पेपर लेता हूँ संडे वाले, तो उसमें बच्चों की जब कॉपी देखता हूँ ना, तो सबसे ज्यादा कम पता है इसमें किस ये वाला सेक्शन करा रहता है उन्होंने,
और करा भी रहते हो तुक्के मारे रहते हैं एमसीक्यूज में स्टार्टिंग के 10 में, फिल इन द ब्लैंक्स भरते नहीं हो, उन्हें समझ में आता फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछ रखा, 1 मार्क्स में भी वो ठीक है कुछ करते नहीं है, मतलब सिर्फ क्या करते हो एमसीक्यूज को तुक्का मार के कर देते हैं, ठीक है, समझ के नहीं करते, बाकी वो ठीक ठाक कर लेते हैं। तो इस पर जरा ध्यान रखना, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, और छोटी छोटी चीजें तुम्हारे सिर्फ इस चैप्टर में नहीं हर चैप्टर में, ठीक है, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, चाहे वो मैट्रिसेस हो, चाहे डिटरमिनेंट्स हो, चाहे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे एप्लीकेशन डेरिवेटिव हो, इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए ना, तो इन सब की छोटी छोटी चीजें अंडरलाइन कर लिया करो एनसीईआरटी में, या जब मैं ठीक है कुछ लिखा था तो उसे ऊपर लिख लिया करो, टॉप पे मार्क बना दिया करो ऐसे करके भाई इसे रिवाइज करना है या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब इसे रिवाइज करना है या कंसेप्ट है, रिवाइज करने में आसानी होती है। अब आ जाओ किस पे 7.1 एक्सरसाइज निकालो भाई। तो 7.1 एक्सरसाइज हमारी ठीक है स्टार्टिंग है इंटीग्रेशन की, ये बेसिक है, आपको बेसिक आना चाहिए। जो स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज है ना वो आपकी बेसिक है, ठीक है, बेसिक का मतलब समझ में आ गया। अगर कोई आईसीएसई वाला बच्चा है तो इसे 11th में पढ़ लेता है, ठीक है। वैसे तो मैंने इस साल देखा उनका सिलेबस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले आईसीएसई के बच्चे 11th क्लास में ही काफी इंटीग्रेशन पढ़ लेते थे, काफी मतलब तुम्हारे 3 एक्सरसाइज पे जितना भी टाइप हो सकता है वो इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, मैंने तुम्हें कराए थे ना। तो लेकिन अब उनका भी चेंज हो गया, अब उनका सिलेबस बिल्कुल तुम्हारे जैसे हो गया ज्यादातर, ठीक है। अब उनकी भी सीधा 12th में इंटीग्रेशन आती है, ठीक है। बस उनका एक अच्छा ठीक है पॉइंट ये है तुमसे एडवांटेज कि वो हमेशा एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं, ठीक है, इतनी मोटी मोटी, ठीक है, तुम छोटी सी बुक पढ़ रहे हो, बस उनका ये फायदा है। वो तुम जो एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है, सिंपल एक टाइप का, तो तुम उसके ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन करोगे, 3-4, ठीक है, वो उस पर 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो उन्हें बिल्कुल छप जाता है फिर, ठीक है, सही है। तो हम जो 7.1, 7.2, 7.3 के बहुत बेसिक है, ये आना चाहिए। इसके बाद जो भी 7.4 पर्टिकुलर टाइप है, इसका मतलब पीछे क्लास से कोई लेना देना नहीं है या बेसिक से कोई लेना देना नहीं है, इसका अपना टाइप है। 7.5 भी अपना टाइप है और 7.6 भी अपना टाइप है, 7.7 भी, मतलब ये 12th की है प्योर, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो तुमने शायद से फिजिक्स वगैरह में भी यूज करा होगा, ये तुम्हारे टीचर ने फॉर्मूले बता दिए होंगे, तुमने याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये है, अरे सही है। अब आ जाओ 7.1 पे। तो आज हमें 7.1 फिनिश करनी है। तो 7.1 का अगर तुम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ो जरा। तो 7.1 का पहले क्वेश्चन में क्या करेगा, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव क्या रखा है, बाय यूजिंग कौन सा मेथड, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अब ये इंस्पेक्शन मेथड वैसे काम तो आता नहीं 12वीं में, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन समझाऊंगा, तुम समझ लेना। हमें मेनली सीखना क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है वो भी इंटीग्रेशन, लेकिन वो क्या बोल रखा है, इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड होता क्या, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बताना जरा क्या है। तो sin 2x से मुझे क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अगर सिर्फ इतना बोला जाता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव sin 2x, तो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लेता, ठीक है, लेकिन बोल रखा है इंस्पेक्शन मेथड से निकालो। किससे निकालो, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन मेथड का ठीक है मतलब क्या है, इंस्पेक्शन मेथड है कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि इंस्पेक्शन हो रहा है घर का, इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि ठीक है कुछ सर्चिंग हो रही घर में, तो वैसे हमें क्या करना है, sin 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि साइन थीटा, इसे थोड़ी देर के लिए थीटा पढ़ो अपने दिमाग में, साइन थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन में कैसा आता था बताओ। तो साइन थीटा डिफरेंशिएशन में आता था cos थीटा से, अरे आता था, क्योंकि cos थीटा के डिफरेंशिएशन ही क्या होता था, सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पे हमारा थीटा का काम कौन कर रहा है बताओ, अरे 2x कर रहा है, तो बताओ dy/dx ऑफ cos 2x कितना हो जाएगा, अरे बताओ माइनस का 2 sin 2x। लेकिन तुम बताओ तुम्हें इंटीग्रेशन किसका निकालना है, sin 2x का, अरे तुमने तो इंटीग्रेशन निकालना ना sin 2x का ऐसे, और विद रिस्पेक्ट टू dx ही होगा क्योंकि ये किसके फंक्शन में, x में, सही है। मैं तुम्हें इंस्पेक्शन मेथड बता रहा हूं ये, ठीक, जरा ध्यान समझते रहना। तो जो भी क्वेश्चन है ना वो तुम्हारा डिफरेंशिएशन ठीक है कैसा आ रहा है वो देखना है। तो cos 2x से आएगा ना sin 2x। तो अब तुम्हें करना क्या है, इस -2 को यहां लेके चल जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि तुम्हें किसका इंटीग्रेशन निकालना है, sin 2x का, अरे समझ रहे। अब तुमने क्या कर देना है, ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन किसी ना किसी रिस्पेक्ट में तो होगा ही, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया, ये भी किसी ना किसी रिस्पेक्ट में तो होगा ही। अब खुद बताओ, इंटीग्रेशन से dy/dx कट जाएगा क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है क्या ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1/2 और यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x, अरे समझ रहे। और यहाँ बच जाएगा जो तुम्हें, तो sin 2x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, -12 cos 2x। दिस इज इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये क्या है, बस ये है कि तुम इंस्पेक्शन कर रहे हो, मतलब डिफरेंशिएशन से तुम इंटीग्रेशन ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बताया कि भाई ठीक है तुम्हें आइडिया आ जाएगी भाई इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है, कि तुम्हारे दिल में ये ना हो कि भैया ने इंस्पेक्शन मेथड कराया नहीं, सही है। एक बार बताना है कि बहुत है, जल्दी बताओ, है ठीक है। तो ये तुम घर में नोट कर लोगे ना,
ठीक है, एक और देख लो, ठीक है, कौन सा सेकंड थर्ड जो भी बोलना बता दो जल्दी जल्दी। cos 3x, तो cos 3x तो सेम ऐसे हो जाएगा, कर लोगे? तो थोड़ा सा अलग बताओ, तो फिफ्थ वाला देख लो, ठीक है, तो लेकिन फिफ्थ वाले में है क्या, ठीक है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देख लो, sin 2x और क्या है माइनस 3x, यही है। अब है क्या ये, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब इसमें हो गया क्या, इसका अलग से होगा, इसका अलग से होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना, तो ये पूरा एक साथ नहीं होगा, तो मतलब sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन अलग से होगा और इसका क्या होगा, समझे? अब sin 2x dx का इंटीग्रेशन तो अभी बता ही दिया था इंस्पेक्शन मेथड से, वैसे ही निकालोगे, अरे भी बताया ना, ठीक है। अब इसका देखो, अब मान के चलो सिंपल, 4 तो कांस्टेंट है, 4 से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल ये देखो कि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो तुम्हें अब दिमाग लगाना है कि भाई e की पावर 3x डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, e की पावर 3x, तो तुम्हें पता है अगर e की पावर 3x तुम्हें लाना है तो मतलब तुम्हें e की पावर 3x का ही क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आंसर क्या आएगा, e की पावर 3x आएगा और 3 भी आएगा। अब तुम्हें e की पावर 3x का इंटीग्रेशन निकालना है तो मतलब तुम्हें इस 3 को कहां लेके जाना पड़ेगा, यहां लेके जाना पड़ेगा, तो यहां पे आ गया e की पावर 3x। अब तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो जब इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यहां जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x और किसकी रिस्पेक्ट में dx, और यहां d बाई dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर 3x बाई 3, यह है इंस्पेक्शन मेथड, समझे? ठीक है, तो अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया इंस्पेक्शन मेथड, लेकिन मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब आते हैं किस पे, और तो नहीं बताने, कर लोगे, ठीक है शिवम। आप किस पे आते हैं, अब मेन आते हैं कि जो असली इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो हमें करनी है। अब सुनो इधर जरा ध्यान से, मैंने फॉर्मूले तुम्हें लगभग बता ही रखे, ठीक है, बेसिक के। अब इन्हीं क्वेश्चन को सुन लो, जो पहले के क्या थे, 5 पार्ट थे, उन्हीं को मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन से समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो बताओ पहला पार्ट क्या था जल्दी से, sin 2x। अब उन्होंने आगे कुछ साइन नहीं लिख रखे ना, तो तुम, क्योंकि उन्होंने इंस्पेक्शन मेथड से क्या रखा है इसलिए कोई साइन नहीं लिख रखा, बस उन्होंने क्या लिख रखा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन निकाले यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। लेकिन हाँ, अब हम उन्हीं 5 पार्ट को क्या करें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई इंस्पेक्शन मेथड डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, क्योंकि यहाँ अंदर फंक्शन किसकी टर्म में, x की टर्म में, ठीक। और नहीं भी दिया रहेगा तो जहां तक 12th में होता क्या, विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, ठीक है, 99.9% केसेस में। अब इधर देखो जरा, ठीक है, आप जरा ध्यान से सुनना, यहां से तुम्हारी असली इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रही, ठीक, sin 2x, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, ठीक है उज्जवल, होगा ना, बताइए, ठीक है, कैसे करा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन, sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, और जो जिसे इस 2x को तुमने t माना तो वो कहाँ है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया डिफरेंशिएशन। लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे भी होता क्या है, तुम यहाँ पे भी t मान सकते हो, क्या मान सकते हो, t, लेकिन t किसे मानना है, सुन लो, t उस चीज को मानना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करके कांस्टेंट आए, क्या है, कांस्टेंट। ये कब तक है, जब तक मैंने तुम्हें कुछ नई चीज नहीं बताई, तब तक तुम्हें ये दिमाग में रखना है क्या, कि t किसे मानोगे, ठीक है, कि जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आए। आगे जाके मैं थोड़ा चेंज करूंगा इस पे, लेकिन अभी के लिए उतना ही है। तो 2x को मैं t मान सकता हूँ, t क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2, मतलब यहाँ पे ये है कि इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन में हम, सब्स्टिट्यूशन जो भी तुम लेट करोगे उसका हमेशा डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन, क्या, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेशन में भी क्या यूज आती है, डिफरेंशिएशन, जब तुम क्या लेट करोगे, t कर दिया लेट t, तो अब बताओ sin 2x, तो इसे sin t मान लिया, तो sin t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos, बताओ sin t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस का cos t, अरे sin t का सॉरी इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos t, और t की वैल्यू जो भी थी। अब 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2, वो अपॉन में जाएगा, ठीक है। अब क्यों जाएगा, इसका लॉजिक सुनो, ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, मतलब डिफरेंशिएशन में कहां जाता था, मल्टीप्लाई में, यहां कहां जाएगा, डिवाइड में। अब रीजन सुनो, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना रीजन, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा रीजन, अब तो मैं डायरेक्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक एक स्टेप बताता हूं कि ये कहां से आया, ठीक है, इसकी कहानी, इसके पीछे कहानी क्या है, ठीक है। अब होता क्या है कि जिस भी रिस्पेक्ट में ये लिखा हो तो अंदर फंक्शन भी उसी के टर्म में होगा। तो जैसे मैंने अभी 2x को क्या लेट कर दिया, बताओ, t लेट कर लिया, ठीक है, तो यहां पे तो क्या आ गया, sin t आ गया, तो अगर यहाँ t आ गया तो यहाँ पे भी फिर क्या आना चाहिए, dt आना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम कि ये t है और ये dx है, हो नहीं सकता। फिर क्या हो जाएगा, sin t तो कांस्टेंट हो जाएगा, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था, समझे। तो मतलब यहाँ पे भी क्या बनाना पड़ेगा,
dt बनाना पड़ेगा तब जाके इंटीग्रेट होगा। तो dt कैसे बनेगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अरे बताओ x, क्योंकि मुझे dt बाई dx चाहिए ना, तो dt बाई dx कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब खुद बताओ, ठीक है, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे सही है, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ dx की क्या लिखोगे dt बाई 2, अरे समझ रहे, अब हो गया ना sin t dt, अब होगा इसका इंटीग्रेशन, लेकिन मैं हर बार एक एक स्टेप नहीं करूंगा, अब वो हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए सीधा कि जो भी चीज कांस्टेंट है वो कहां जाती है, डिवाइड में जाती है, क्यों जाती है उसके पीछे कहानी है, तो बार बार t नहीं लेंगे, ठीक है, क्यों t लेने में क्या होता है, और तुम्हें दिक्कत है तो तुम लो, ठीक है, बार बार लो, जब तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो तुम डायरेक्ट कर लो, ठीक है, तो वो परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। तो sin t का, अब बताओ sin t का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का cos t, तो माइनस बाहर आ गया, और cos t, ठीक है, प्लस c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो c तो आना ही चाहिए, और यहां अगर c वगैरह हो ना पहले से तो उसे क्या नाम दे देना c1 c2, ठीक है, तो cos, अब t की वैल्यू भी रखो, क्योंकि t तो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराया था, तो आंसर में देखना ही चाहिए, तो t कितना था, तो कहानी समझ में आई, तो ये होती कहानी। अब अगली बार से मैं डायरेक्ट करूंगा, और तुम्हें समझ में आए तो तुम t वगैरह मान के कर लेना, ठीक है, अरे क्लियर है, तो इसे देखोगे कि समझ गए, वेट करें, बताओ जल्दी जल्दी। तो अब ठीक है, इसके हम बाकी पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन बाकी पार्ट में मैं तो तुम्हें डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें इसका लॉजिक समझा दिया। अब सीधा जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, cos, ठीक है 3x, तो cos 3x, अब तुम खुद बताओ cos थीटा, तो cos थीटा 3x में t मान लिया, तो cos t का कितना हो जाएगा sin t, अरे cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 प्लस c, अपॉन में जाएगा, क्यों जाएगा वो मैं तुम्हें रीजन यहाँ पे समझा दिया था, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट क्या बताओ, a की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा। अब खुद बताओ, हमें e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कौन सा पता है, हमें तो e की पावर x का इंटीग्रेशन पता है ना, तो इस 2x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, t मान लो, मान लिया, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर t, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, वो अपॉन में जाएगा, क्यों जाएगा वो मैंने तुम्हें समझा दिया, लेट कर, जो सब्स्टिट्यूशन लेट करोगे, अरे समझ रहे। फिर फोर्थ पार्ट क्या है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, अब तुम खुद बताओ, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब तुम्हें तो सिंपल, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम निकाल सकते हो ना, या टी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ax प्लस बी को क्या मान लो, बताओ ax प्लस बी को क्या मान लो, t मान लो, अरे मान लिया। अब बताओ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3। अब बच्चे यहाँ पे कहीं बार 2t लिख देंगे, वो डिफरेंशिएशन का दिमाग चलेगा, ठीक है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, तो टी का काम कौन करा था, ये, और बाई 3, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और वो कहां लिखेंगे, नीचे प्लस c, c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समझे बड़े। फिर आखिरी पार्ट क्या बताओ, आखिरी पार्ट है sin 2x माइनस 4a की पावर 3x। अब होता क्या है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, जो इंटीग्रेशन और dx रहता है, सुन लो, ठीक है, ये एक ऐसा, ठीक है, क्या कह सकते हैं ये एक ऐसा फंक्शन रहता है, ठीक है, फंक्शन भी क्या, ये एक ऐसा साइन रहता है कि जो कि प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आ गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, तो प्लस और माइनस में, डिवाइड में नहीं होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में होता है, ये किस में होता है, प्लस और माइनस में। तो इंटीग्रेशन और dx दोनों एक साथ जाते हैं, तो जब ये अलग अलग फंक्शन है तो इंटीग्रेशन और dx यहाँ पे भी चलेगा, 4 बाहर है, a की पावर 3x dx, समझ में आ रहा, तो एक साथ जाएगा, ऐसे नहीं सिर्फ dx को लेके जा रहे, ठीक है। अब sin 2x का, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, e की पावर 3x का, e की पावर 3x और 3, अरे समझ रहे, मैं इसे ज्यादा क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये दोनों हमने लगभग अभी कर ही लिए थे, ठीक है। कहाँ पे sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंशिएशन का दिमाग चलता है तो माइनस वगैरह की गड़बड़ी भी कॉमन है, अरे सही है। तो ये मैंने तुम्हें पहले के 5 पार्ट करा दिए, ठीक है। अब आ जाओ छठे से, ठीक है, अब छठा देखो तुम जल्दी से, तो छठा क्वेश्चन क्या बताओ, ठीक है, छठा क्वेश्चन है, ठीक है, 4e की पावर 3x प्लस 1, ठीक है, इंटीग्रेट करना है नहीं। अब तुम करोगे क्या, 4 को इंटीग्रेशन और dx एक बार इसके साथ भेज दिया, अरे समझे, प्लस इंटीग्रेशन
और dx एक बार इसके साथ भेज दिया, ऐसे ही हो जाएगा। अब खुद बताओ ये कहानी होगी क्या? ठीक है, e की पावर 3x तो अभी अभी कर लिया ना, इसे t मान लिया, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t या 3x का क्या हो जाएगा 3, तो अपॉन में जाएगा। ठीक है, रीजन मैंने तुम्हें समझा दिया था। ठीक है, जब मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन कराया तो उसमें डिस्क्रिप्टिव भी समझा दिया था। dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस c। फिर 7th क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है, इंटीग्रेशन स्लाइटली टफ है डिफरेंशिएशन से। क्यों ना, यहाँ कोई क्या है, ठीक है, नया कोई प्रोडक्ट रूल है, नया कोई क्वोशंट रूल है, नया कोई चेन रूल है रूल सर्टेन, वो तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर देखो इसी का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना तो कितना आसान था, प्रोडक्ट रूल लगा लो या किसी और तरीके से कर लो, हो जाता ना, क्योंकि वहां रूल थे, तो रूल से ही चैप्टर क्या होता है आसान। लेकिन जहां रूल नहीं आते तो वहां तुम्हें क्या करना पड़ता है, दिमाग लाना पड़ता है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ कोई रूल नहीं है अभी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगा नहीं सकते यहाँ, इंटीग्रेशन का कोई प्रोडक्ट रूल अभी तो पता नहीं तुम्हें, तो हम करेंगे क्या, इसे नॉर्मल तरीके से दिमाग लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इससे घटेगा तो कितना बचेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन और dx एक बार किसके साथ भेजा, एक्स स्क्वायर के साथ, और एक बार किसके साथ भेजा, ये होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई उज्जवल, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस सी। समझे? फिर कौन सा क्वेश्चन, ठीक है 8। ठीक है, 8th क्वेश्चन बताओ क्या है जल्दी से, है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे ध्यान ही देना। ठीक है, अब जो तुम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओगे ना वो सी मत लिखना, क्योंकि यहाँ पहले से सी है, तो उस सी को सी1 लिख देना। ठीक है, नहीं तो सी में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, और ए को पहले ही बाहर लिख लो क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना। ठीक है, प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस सी बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। समझे? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस C1। ठीक है, C1 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझे? अब वो एलसीएम एलसीएम तो तुम ले लोगे ना इतना, अब उसमें घूम मत जाना कि पीछे हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, आंसर्स पे अभी जाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब शीट का करेंगे हम। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या बताओ, 2x स्क्वायर प्लस है e टू द पावर 2x e टू द पावर x, बस। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब खुद बताओ, इंटीग्रेशन दोनों जगह चल जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे समझे? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर डी एक्स। तो बताओ कितना होगा उज्जवल, जल्दी बता इसका आंसर। सही है, और इसका समझ नहीं, अगर कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछ लो। ठीक, अरे ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बड़े? फिर अब आ जाओ किस पे, 10th पे। ठीक है, अब जो असली कहानी है ना वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, असली कहानी समझ में आ गया यहाँ तक तो ये, ठीक है, आसान आसान थे। तो अब 10वीं से, अब 10वीं में सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अटकते हैं इन जनरली, जैसे मैं तुम्हें अभी बोलता ना करने के लिए अच्छा करो। ठीक है, बता दिया था लगभग, छठे से करो, तो तुमसे छठा भी हो जाता, 7वां भी हो जाता, 8वां भी हो जाता, 9वां भी हो जाता। फिर 10वीं में तुम में से, ठीक है, 4-5 में से 2-3 अटक जाते। ठीक है, अब क्यों अटक जाते वो तुम्हें दिख ही जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की पावर होल स्क्वायर है, इसका हम इंटीग्रेशन करना है। तो पहला चीज जो बच्चा, क्योंकि बच्चा डिफरेंशिएशन सीख के आता है तो बच्चे को लगता है कि भाई इस पूरे को टी मान लो, और मैंने टी लेना सिखा भी दिया, तो इसे पूरे को टी ले लेता हो। अब टी ले लेता तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और बोली थी, मैंने टी किसे लेना है, अरे जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं होगा ना, तो फिर गाड़ी अटक जाएगी। ठीक है, लेकिन वो जो मैंने जो बोला ना अभी कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होना चाहिए, वो सर्टेन टाइम के लिए बोला, आगे जाके थोड़े चेंजेस आएंगे जब हम एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी वो कुछ टाइम के लिए है कि टी किसे लेना है। ठीक है, कि जिसका आंसर कांस्टेंट आए, तो इसे टी वगैरह लेके तो होगा नहीं है, तो फिर कैसे होगा ना, इसमें चेन रूल वगैरह है, तो इसमें फिर तुम्हें किसका दिमाग लगाना है, ठीक है, एक्सपेंशन का दिमाग लगाना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, तो a क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इससे ये घटेगा तो 2 ही तो बचेगा। अरे समझे? तो अब बताओ इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। सही है? x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई रॉबिन? और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा आदित्य? log x। ठीक है, और मॉडुलस में लिखोगे तो बढ़िया है। ठीक है,
2dx। गौरव कितना होगा 2x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है प्लस c। समझ गए? बता भाई रोहित जल्दी 11वां। एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर -4 होल अपॉन। ठीक है, अब बताओ तुम इसमें अपना दिमाग क्या लाओ, जल्दी जल्दी बताओ ये कैसे होगा। इसको सबके साथ भेज देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन रूल इसमें है नहीं, क्वेश्चन रूल होता तो हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन रूल नहीं है। तो एक बार इसके नीचे भेजो, तो जब इसके नीचे भेजा तो क्या बचा x, जब इसके नीचे भेजा तो कितना बचा 5, जब इसके नीचे भेजा तो कितना बचा x स्क्वायर। साथ में मैंने क्या करा पता है, साथ में इंटीग्रेशन और dx भी भेज दिया। तो बताओ साथ में इंटीग्रेशन और dx भी क्या कर दिया, अरे भेज दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें भेज दिया। अभी 4 को तुम बाहर लिखो अंदर लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ 5, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। अब इसका करो तो -4 तो बाहर लिखो, बस 1/x स्क्वायर का कर लो। तो 1/x स्क्वायर का कितना बताओ, 1/x स्क्वायर का बताया था -1/x। अब इसे पता है कैसे याद रखोगे, मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन में बताया था 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें ऐसे याद कराया था कि भाई जो भी पावर यहाँ है ना उसकी पावर बढ़ा देना नीचे और साइन अपोजिट कर देना। ठीक है, मतलब अगर ऊपर प्लस है तो माइनस और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। समझ रहे? ये तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, वैसे तरीके तो तुम्हें बेसिक तो पता ही है। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में अगर तुम 1/x स्क्वायर का करोगे ना तो पावर घटा दो। क्या कर दो और क्यों घटा दो, लॉजिक भी समझा दिया तुम्हें, समझा दिया था ना, क्योंकि x की पावर -2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा -2 + 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर घटा दो, घटा दी और उसमें भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस तो प्लस। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूंगा कि 1/, ठीक है, x क्यूब का या x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करो तो कितना हो जाएगा -1/x की पावर 4 हो जाएगा। है कि कुछ गलत है? नहीं गलत है कि एक गलत है, बताओ क्या। अब तुम्हें यहां पे तो क्या था, अब सुनो, हाँ यहां पे क्या था, जैसे 1/x स्क्वायर का हमने क्या करा, ठीक है, जैसे माइनस, ठीक है, हमने 1/, ठीक है, x का कितना हो गया था बताओ, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना करा था -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे भी आता है ऊपर। ठीक है, और इसकी पावर बढ़ जाती है। अब जैसे 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ कितना आएगा 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2/x क्यूब। मतलब जो नंबर है वो ऊपर भी लिख दो, उसे नेगेटिव में लिख दो और उसकी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में भी यही चीज होगी। इंटीग्रेशन में भी क्या हो जाएगा, ठीक है, कि जो ये नंबर आया, जैसे मैंने बोला 1/x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो 1/x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, ये x की पावर 4 हो जाएगा और जो ये 4 है वो कहाँ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा नेगेटिव में। पता नहीं क्यों, तो ये ध्यान रखना है। अरे समझ रहे? और अगर कुछ ज़्यादा टफ लग रहा है तो बेसिक तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, सर्टेन ट्रिक्स है जो तुम दिमाग में करोगे तो जल्दी क्वेश्चन होंगे। अब कहीं इसमें कंफ्यूज जाएंगे तो कंफ्यूज वाले सिंपल बेसिक तरीके से करें, और जब उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो खुद ही तुम्हें दिमाग में करने लग जाओगे। अरे ठीक है, तो अब 1/x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये 2 है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब खुद बताओ, 1/x स्क्वायर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/, इसकी पावर कम कर दो, जो नंबर ये है वही ऊपर भी आ जाएगा। और समझिए कैसे, वो मैंने तुम्हें बार बार समझा दिया। x की पावर -2 का क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x की पावर -1 अपॉन -1 तो -1/x। अरे समझिए, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4/x प्लस c। ठीक है भाई, बता भाई 11वां 12वां। ठीक है, हाँ 12वां, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 √x। ठीक है, dx। अब ये भी वही है, क्वेश्चन रूल है नहीं, √x को एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, सही बात है। तो बताओ x क्यूब के नीचे लिखेंगे √x को, साथ में इंटीग्रेशन और dx भेज दिया। अरे समझे, और ऐसी 3x और √x को भेज दिया, साथ में क्या कर दिया इंटीग्रेशन और dx, फिर क्या बचा 4 बाहर लिख दिया 1/√x dx। समझ में आए, इंटीग्रेशन dx भेज दिया, सबको अलग अलग भी कर दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना, अभी मैं खतरनाक चीज़ बताऊं, ठीक है, तुम में से भी कहीं खतरनाक ऐसे करेंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं मिल रहा ना, कि तुम्हें करने का वक्त नहीं मिल रहा, तो तुम्हें अपनी अभी क्या नहीं पता चलेंगी, कमियां नहीं पता चलेंगी। जब तुम करोगे तब तुम ऐसी गलतियां करोगे। कैसी गलतियां, ठीक है बताओ। ठीक है, अगर x - 3/x है तो इसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कर लोगे,
कैसे, एक बारी x को x के नीचे और एक बारी x को 3 के नीचे, इंटीग्रेशन और dx इसके साथ भेजा, इंटीग्रेशन और dx इसके साथ भेजा, सही बात है। लेकिन कई खतरनाक बंदे ऐसे होते हैं, वो अगर x अपॉन x माइनस 3 का इंटीग्रेशन आ जाए तो कैसे करेंगे बताओ। करो इसका इंटीग्रेशन, जल्दी से कर लो इसका इंटीग्रेशन। अब वो खतरनाक बंदे पता है, वो खतरनाक बंदे इसी का यहाँ ये वाला दिमाग लाएंगे, वो बताए इसे क्या करेंगे, वो ऐसे लिखेंगे x अपॉन x, ठीक है, माइनस x अपॉन 3 और उसका इंटीग्रेशन करके वो आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। हाँ, उनके दिल की खुशी के लिए आंसर तो आ गया, उन्होंने इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन गलत है, समझे। तो ऐसे मत कर देना कि सेपरेट करने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी सेपरेट कर लो, ठीक। तो ये गलती करते हैं बच्चे। गलती क्यों करते हैं, क्योंकि ना आंसर लाना है, किसी भी हालत में लाना है, चाहे वो गलत करे सही करे, तो ये मत करना। ये कहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तुम में से भी कहीं कर लेते हैं अभी अगर मैं देता तो, ठीक। तो बताओ कैसे करेंगे। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछ ही दिया तो मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें ठीक है बहुत तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका होता है क्रिएटिंग का, ठीक है, जो कि बेस्ट तरीका है। इंटीग्रेशन अगर तुम्हें सीखनी है तो तुम्हें क्रिएटिंग आनी चाहिए। क्रिएटिंग का मतलब है क्या ऐड करना है, क्या सेपरेट करना है, क्या डिवाइड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर तुमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया तो तुम्हें ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। तुम मुझे ये चीज़ ऊपर बनाई तो -3 और तो एक बारी इसको किसके नीचे लिख दिया, x माइनस 3 के नीचे लिख दिया, और एक बारी किसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया, समझे। ये तो हो जाएगा 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब इसे तुम इसे t मान सकते हो तुम, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो x माइनस 3 को t मान लो और 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अरे बताओ, log t, बस, ठीक है। और अभी तुम आगे डिटेल में समझ लोगे, वो तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा। अरे समझ रहे, तो मैंने तुम्हें रफ चीज बता दी, एक्स्ट्रा चीज। अभी हम वापस आते हैं किस पे, तो ये बहुत ठीक है जो हम कर रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। रूट एक्स का मतलब पावर हाफ, ठीक है। पावर हाफ ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -½ और 3 में से -½ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 और 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/2, समझे। ऐसे ही रूट एक्स, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है। अब कर लो इंटीग्रेशन, x की पावर 5/2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 7/2, अरे हो जाएगा ये। x की पावर हाफ का कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा अभी, प्लस x की पावर -½ का कितना हो जाएगा, x की पावर हाफ, और यही होगा, अरे होगा प्लस c, ठीक है। अब बताओ ये तो ऐसे ही रहेगा, बढ़िया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस 2 4 × 8, इसका मतलब क्या रहता है, रूट एक्स, और x की पावर 3/2 का मतलब क्या रहता है, x रूट एक्स। कई बार तुम्हें ऐसे भी दिखाई देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, अरे ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो बताओ, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी आगे चल जाएगी कि बताने आगे कि बहुत है, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं, क्या आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है फिर, ठीक है, और सॉल्व करना है। तो आपका होमवर्क क्या है, सुन लो, ठीक है। आपका होमवर्क, ठीक है, जब आप ट्यूसडे को आओगे और जो ऑनलाइन देख रहे हो मंडे को आएंगे, तो पहले मैं 7.1 के डाउट बताऊंगा, ठीक है। 7.1 के डाउट बताने के बाद आपका दूसरा होमवर्क ये है कि शीट में मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, एक शीट दे देगी, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.1, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.1, उसमें लगभग 50 के करीब क्वेश्चन है, वो ट्राई करोगे। तो मंडे को उनके डाउट बताऊंगा और इसके डाउट बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक।